जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव क्विज करवाए जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम देखने वाले हैं RPSC सोशियोलॉजी पेपर जो हुआ था उसका पेपर वन का भाग 1 देखेंगे, 50 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने ग्राम समुदाय को श्रम विभाजन के संदर्भ में पदानुक्रम पारस्परिकता की चर्चा की है? किसकी पदानुक्रम पारस्परिकता? तो विलियम वाइजर, आंद्रे बेते, श्यामाचरण दुबे या लुइस ड्यूमो? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा लुइस ड्यूमो हो जाएगा, जिन्होंने ग्रामीण समुदाय में श्रम विभाजन के संदर्भ में पदानुक्रम पारस्परिकता की जो है चर्चा की है। अगला प्रश्न है, किसने अलगाव की अवधारणा को 5 मनोवैज्ञानिक घटकों में चर्चा की है? तो अलगाव की अवधारणा के 5 मनोवैज्ञानिक घटकों की चर्चा की है। रॉबर्ट ब्लूनर, कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेडो पैरेटो या M सीमन? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा M सीमन। अगला है, प्रत्यसत्तात्मक का वह रूप जिसमें प्रत्यसत्ता का कोई वर्ग उत्पादक संबंधों के माध्यम से संचालित होती है तो कहलाता है। तो जब उत्पादन संबंधों के माध्यम से संचालित होता है तो उसको पूंजीवादी प्रत्यसत्ता कहते हैं। अगला है, दोहरी चेतना शब्द किसने गढ़ा है? गढ़ा मतलब सबसे पहले किसने उसकी चर्चा की है? तो दोहरी चेतना जो सबसे पहले चर्चा की है वह WEB डुबोइस ने किया है। समता की चेतना की बात हो तो कूले, एकता की चेतना या नैतिकता की बात होती है तो दुर्खीम, वर्ग चेतना की बात होती है कार्ल मार्क्स करते हैं तो ए है। उसके अलावा आगे है, BS गुहा के अनुसार भारतीय जनसंख्या कितने प्रजातियों से बनी हुई है? तो भारतीय जनसंख्या में कितने मतलब भारतीय जनसंख्या को कितने प्रजातियों में बांटा है BS गुहा ने? तो वह 6 टाइप में इन्होंने बांटा है। अगला प्रश्न है, रेड्यूस से पैरेटो का तात्पर्य क्या है? तो रेड्यूस की बात करते हैं पैरेटो तार्किक और अतार्किक क्रियाओं की बात करते हैं। तो रेड्यूस जो संबंधित होता है वह अतार्किक क्रिया से संबंधित होता है। तो रेड्यूस जो है वह भावनाओं की अभिव्यक्ति की चर्चा करता है, या रेड्यूस का मतलब ही भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। अगला है, व्यक्तियों के अंतर अंतःक्रिया की गुणवत्ता को समझाने के लिए डायड और ट्रायड शब्द का एक और दुई और ट्रिक की बात किसने की है? तो समूह के आकार के आधार पर चर्चा जो करते हैं वह जॉर्ज सीमेल कहते हैं। अगला है, हिंदू अचीवमेंट इन एग्जैक्ट साइंस का जो लेखक किसने है? तो कौन से लेखक हैं जो हिंदू अचीवमेंट इन एग्जैक्ट साइंस की चर्चा की है? तो बिनोय कुमार सरकार जो हैं इन्होंने हिंदू अचीवमेंट इन एग्जैक्ट साइंस की जो है पुस्तक लिखी है। अगले हैं, निम्नलिखित में से कौन इमेजिनिड कम्युनिटी की पुस्तक जो है लिखी हुई है? तो इमेजिन्ड कम्युनिटी, इमेनाइज्ड कम्युनिटी की बात करते हैं बेनेडिक्ट एंडरसन। अगला है, जब कोई व्यवहार बाध्यकारी प्रकृति का होता है और सख्ती से लागू किया जाता है तो उसे हम कहते हैं, तो उसे हम रूढ़ियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ियाँ या मोड्स। अगला है, सामाजिक गतिशीलता से अभिप्राय प्रायः व्यक्तियों को एक
सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह की ओर गति करना। यह जो परिभाषा है किसने दिया है? तो सामाजिक गतिशीलता से अभिप्राय है व्यक्तियों के एक समूह का दूसरे समूह में की ओर गति करना। ये जो डिफिनेशन है यह फेयरचाइल्ड की है। अगला है एक शोधकर्ता पिता पुत्र के बीच व्यावसायिक स्थिति के परिवर्तन के मापने का प्रयास करता है। तो यह किसका अध्ययन है? तो जनरेशन या इंटर जनरेशन मोबिलिटी होता है, पीढ़ीगत गतिशीलता की बात होती है जब पिता और पुत्र के बीच व्यावसायिक स्थिति की बात होती है। अगला है भारतीय जनजातियों में उनके मुख्य धंधों मतलब उनके व्यवसाय को लेकर कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा चेचू शिकार एवं भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन संग्रहण करते हैं, इकट्ठा करते हैं। हंटिंग और गैदरिंग टाइप की जो है जनजाति है। अगला है यहाँ पे आपको सही मैच करना है। तो कार्ल मैन ही आप लोग जानते होंगे कि आइडियोलॉजी ऑफ यूटोपिया से संबंधित है। रेडक्लिफ ब्राउन जो संबंधित हैं वह स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे। तो उसके बाद जो जॉनसन है वो हमारे बात करते हैं सोशियोलॉजी या सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन की, और टीबी माटोमोर बात करते हैं सोशियोलॉजी ए गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। अगला है पुस्तक द इंडियन मिडिल क्लासेस दियर ग्रोथ एंड इन मॉडर्न टाइम के लेखक कौन है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा कि द इंडियन मिडिल क्लासेस दियर ग्रोथ एंड मॉडर्न टाइम्स जो है पुस्तक बीबी मिश्रा जी की है। अगला प्रश्न है कि मैक्स वेबर के अनुसार विशाल ऐतिहासिक परिवर्तन का कौन सा कारण है? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक विचार या तार्किक विचार या धार्मिक विचार एवं मूल्य? तो यहाँ राइट आंसर होगा धार्मिक विचार एवं मूल्य। इन्होंने पूंजीवाद की व्याख्या की है कि उनका धार्मिक नैतिकता के कारण जो है पूंजीवाद आया है। अगला है गांव एकमात्र जगह नहीं जहां लोग रहते हैं। यह एक प्रारूप था जिसमें भारतीय सभ्यता के बुनियादी प्रतिबिंब होते हैं। तो इन्होंने कहा कि यह एक ऐसा प्रारूप है जिसमें भारतीय सभ्यता के बुनियादी प्रतिरूप का जो है यह प्रतिबिंब दिखाई देता है चित्र। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा आंद्रे बेते का है। अगला है किसने जाति की गतिशीलता और गत्यात्मकता को समझने के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के उपयोग की वकालत की है? यहाँ तो वकालत की है। तो संदर्भ समूह का प्रयोग तो श्रीनिवास करते हैं, लेकिन वकालत की चर्चा जो की है वह करते हैं वाई.बी. दामले। अगला है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने अगेंस्ट फ्रेगमेंटेशन द ओरिजिन ऑफ मार्क्सिज्म एंड द सोशियोलॉजी ऑफ इंटेलेक्चुअल नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो यहाँ जो लेखक हो जाएंगे वह एल्विन डब्ल्यू गोल्डनर। अगला है पैरेटो ने अभिष्ट चालकों के कितने वर्गों की चर्चा की है? तो अभिष्ट चालकों के उन्होंने 6 वर्गों की चर्चा कही है। अगला है निम्नलिखित में से किसने गांव को ज्वाइंट तथा सेवेरल्टी में विभाजित किया है? तो ज्वाइंट तथा सेवेरल्टी में जिसने विभाजित किया है वह हेनरी मैन है। अगला है 1952 में प्रारंभ किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के पीछे कौन प्रेरक तत्व है? तो सामुदायिक विकास के पीछे प्रेरक तत्व थे अल्बर्ट मेयर और डुगलस एन स्मिगर। ये रूसी थे जिन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लाया था, तो उससे प्रेरणा मिली थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाने की। इनके अलावा जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए एस.सी. दुबे जाने जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह
ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता नहीं है? तो संस्कृत सीखी जाती है, संस्कृत सामाजिक होती है, संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिस्वायवी होती है, संस्कृति हस्तांतरित नहीं होती, तो संस्कृति का पीढ़ी दर हस्तांतरण होता है। तो यहाँ पूछा कौन सा विशेषता नहीं है, तो हमारा 4 ऑप्शन हो जाएगा। संस्कृति हस्तांतरित नहीं होती है, ये गलत है। कल्चर जो है हस्तांतरित होती है, तभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है और तभी उसका अस्तित्व जो है बना हुआ है। अगला है दुर्खीम के सामूहिक प्रतिनिधित्व के बारे में सत्य नहीं है। तो ये अपेक्षाकृत स्वायत्त होता सही है। ये व्यक्तिगत मामलों को प्रदर्शित करता नहीं, तो ये सामाजिक मामलों की बात करते हैं हमेशा दुर्खीम। सामंजस्य के साथ एक संरचनात्मक मेल एवं सामंजस्य होता है, ये भी सही है। वे सामाजिक रूप से उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ राइट आंसर होगा कौन सा नहीं है, तो वे व्यक्तिगत मामलों को प्रदर्शित करते हैं नहीं, सामूहिक प्रतिनिधित्व समूह का प्रतीक के रूप में जो है कार्य करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन मानता है कि समाज एक सामाजिक जीवन में द्वंद्व और सहयोग का अनिवार्य सह अस्तित्व होता है? तो कहें द्वंद्व और सहयोग, संघर्ष और सहयोग दोनों एक साथ पाया जाता है। तो यह जॉर्ज सीमेल का स्टेटमेंट है कि समाज में एक सामाजिक जीवन में द्वंद्व और सहयोग का अनिवार्य सह अस्तित्व होता है। अगला है निम्न में से समूह की कौन सी एक विशेषता उल्लेखनीय नहीं है? जो है कौन सी विशेषता उल्लेख बीर स्ट्रीट अपनी पुस्तक द सोशियोलॉजी आर्डर में नहीं करते हैं? तो समता की चेतना, तो इन्होंने समता की चेतना की बात कही है, सामाजिक अंतःक्रिया की भी बात करते हैं, सामाजिक संगठन की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने लघु आकार की जो है चर्चा नहीं किया है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4, लघु आकार की चर्चा बीर स्ट्रीट ने अपनी पुस्तक द सोशियोलॉजी आर्डर में नहीं किया है। अगला है अपने निम्नलिखित में से किसने अपने गांव के अध्ययन में परिस्थिति विषमता की अवधारणा, तो परिस्थिति विषमता की अवधारणा की चर्चा किसने किया है या उल्लेख किया है? तो श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई या आंद्रे बेते? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आंद्रे बेते हैं जिन्होंने इसकी चर्चा की है। अगला है पीएल बर्जर को निम्नलिखित में से पुस्तक, पीएल बर्जर की निम्नलिखित पुस्तक जो है इनविटेशन टू सोशियोलॉजी है। निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य आधारभूत नहीं है? तो इन्होंने रेडिकल की बात कही है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात की है, विवेचनात्मक परिप्रेक्ष्य की बात की है, लेकिन मानववादी परिप्रेक्ष्य की इन्होंने चर्चा नहीं की है, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की। तो पीटर बर्जर जो है अपनी पुस्तक इनविटेशन टू सोशियोलॉजी में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की चर्चा करते हैं। सॉरी, यहाँ पे पूछा है कौन सा करते हैं, तो कौन सा करते हैं? तो इन्होंने मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का चर्चा किया है। अगला है निर्धन केवल मात्रा में एक दूसरे से भिन्न न है, न कि स्वरूप में। तो एक दूसरे में मात्रा, कोई कम गरीब होता है, कोई ज़्यादा गरीब होता है, लेकिन स्वरूप सबका तुम भारत में भी वही देखने को मिल जाएगा और ब्रिटेन, इंग्लैंड, अमेरिका कहीं भी चले जाएंगे तो निर्धनता का स्वरूप वही देखने को मिलेगा। तो यहाँ ये जो बात करते हैं वह रास और ब्लम या ब्लूम कहते हैं। तो रास और ब्लूम ने कहा कि निर्धन केवल मात्रा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, न कि स्वरूप में। अगला है यह किसका मत है कि समाज में व्यवस्था, स्थायित्व, सहयोग, मूल्य, एकता, एकात्मकता पर आधारित होता है? तो मूल्य एकात्मकता पर आधारित होता है, यहाँ जो गलत है थोड़ा सा। तो यह स्टेटमेंट किससे संबंधित है? तो यह स्टेटमेंट है टालगट पार्सन से संबंधित है। इन्होंने सोशल सिस्टम की बात की है, कहा कि सामाजिक व्यवस्था जो है स्थायित्व और सहयोगी मूल्यों पर आधारित होता है। अगला है शक्ति के शून्य
शक्ति के शून्य योग की अवधारणा किसने दी है? तो हर्बर्ट गेंस ने, मैक्स वेबर ने, किंग्सले डेविस ने या एंथनी गिडिंग्स ने। तो जीरो शून्य की अवधारणा जो देते हैं, जीरो सम की अवधारणा, मैक्स वेबर देते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के लिए चलाया गया अभियान? इंदु अग्निहोत्री और रजनी पालरीवाल वाला। रजनी पालरीवाला इसको ने चिन्हित नहीं किया है। तो इन्होंने दहेज अभियान की बात की है, महिला मुस्लिम बिल की बात करते हैं, कन्या भ्रूण हत्या की बात जो है ये नहीं करते। किसकी? कन्या भ्रूण हत्या की। सती विरोध अधिनियम की चर्चा जो है अपनी पुस्तक में इन लोगों ने किया है। किसकी किसकी? दहेज विरोधी अधिनियम या दहेज विरोधी अभियान, मुस्लिम महिला बिल, सती विरोध अधिनियम। तो कन्या भ्रूण हत्या की इन्होंने नहीं किया था। कौन कौन? अग्निहोत्री और रजनी पालरीवाल। अगला है, मानव संस्कृति। किसने कहा कि मानव संस्कृति मानव इतिहास के तथ्यों के एक उपागम की रूपरेखा निर्मित करती है, करते हुए जो है प्रत्यक्षवाद का विरोध करती है। तो फ्रेडरिक हीगल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, सेंट साइमन, विलियम डिल्थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विलियम डिल्थे हैं, जिन्होंने प्रत्यक्षवाद का विरोध किया था कल्चर के संदर्भ में। अगला है, निम्नलिखित में से तात्कालिक दौर में विद्यमान समाजवादी साहित्य के प्रकारों में जिनकी विवेचना कार्ल मार्क्स ने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अर्थात कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में नहीं में किया है, इनमें से कौन सा प्रकार गलत है? अर्थात कौन सा इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में चर्चा नहीं की है? तो इन्होंने कहा कि दकियानूसी और पूंजीवादी समाजवाद की चर्चा की है, आलोचनात्मक एवं कल्पनावादी समाज की बात करते हैं, प्रतिक्रियावादी समाज की बात मतलब क्रांतिकारी समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन सुधारवादी की बात नहीं करते कि सिस्टम सुधर जाए, थोड़ा सा चल जाए, नहीं। इन्होंने हमेशा पूरी सिस्टम को उखाड़ फेंकने का जो है चर्चा की है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सुधारवादी समाजवाद की चर्चा जो है कार्ल मार्क्स जो है नहीं करते हैं। अगला है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का दृष्टांत निम्न में से कौन सा है? ट्रेन में सफर कर रहे व्यक्ति, वर्षा प्रारंभ होने पर छाता खोलना, दो साइकिल सवार एक दूसरे के टकराने के बाद नाराज होते हैं, या दो साइकिल सवार एक दूसरे से टकराना केवल। तो मैक्स वेबर ने कहा कि जब तक प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, एक्शन का रिएक्शन नहीं मिलेगा, तब तक जो है कोई सामाजिक क्रिया नहीं है, या किसी को आपकी क्रिया किसी को प्रभावित न करती हो तो वो भी सामाजिक क्रिया नहीं मानी जाती है, मैक्स वेबर ने कहा। उसके अलावा यहाँ अदर जितने भी ऑप्शन हैं, अगर सबको देखा जाए तो पार्सन्स के अनुसार सब चीज़ें जो हैं सामाजिक क्रिया हैं, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार केवल दो साइकिल सवार एक दूसरे से टकराने के बाद नाराज होते हैं, प्रतिक्रिया मिलती है, नाराज होना, इफेक्ट, प्रभाव है, प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया हो जाएगी दो साइकिल सवार एक दूसरे से टकराने के बाद नाराज होते। अगला है, मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवाद की आत्मा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पूछा है क्या सही नहीं है। तो व्यक्तिगत फायदे के लिए लाभ जो है सही नहीं होगा। मैक्स वेबर ने कहा कि व्यक्ति पूंजी से पूंजी बनाता है। अब पूंजीवादी आत्मा क्या है, पूंजीवाद की आत्मा क्या है? तो उन्होंने कहा नैतिकता। इन्होंने कहा पूंजीवाद का विकास ही नैतिकता के आधार में हुआ है। जहाँ धर्म में नैतिकता थी, पूंजीवाद को लेकर जिस प्रकार की नैतिकता थी उस प्रकार की व्यवस्था वहाँ देखने को मिलती है। अगला है, संघर्ष दूसरे या दूसरे की इच्छा के विरोध के प्रतिकार, संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? परिभाषा किसने दी है संघर्ष की? तो यह जो डिफिनेशन है डब्ल्यू ग्रीन की है। किसकी है? डब्ल्यू ग्रीन की। इन्होंने कहा कि संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरोध, किसी की इच्छा हो या ना हो उसका विरोध या बलपूर्वक उसके विचारपूर्वक प्रयत्न को रोकने को कहा जाता है।
अगला है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रतिबंध लगाकर विचलित व्यवहार का प्रतिकार जो है विचलित व्यवहार का प्रतिकार किया जाता है और उसे सामाजिक स्थिरता बनाए रखी जाती है। तो किसने परिभाषित किया कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रतिबंध लगाकर विचलित व्यवहार का प्रतिकार किया जाता है और सामाजिक स्थिरता बनाया जाता है। तो यह नियंत्रण के संदर्भ में जो है दी गई है डिफिनेशन। किसके संदर्भ में? नियंत्रण के संदर्भ में। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएंगे टालगट पार्सन्स। अगला है किसने समुदाय को बस्ती, गांव, शहर, कबीला और अथवा राष्ट्र के नाम से परिभाषित किया है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज ने जो है बस्ती, गांव, शहर, कबीला और राष्ट्र के नाम से समुदाय को जो है परिभाषित किया है। अगला है स्वतंत्रता आंदोलन में या किसी युद्ध में जब जीवन लीला समाप्त की जाती है तो यह किस प्रकार की आत्महत्या है? तो दुर्खीम के आधार पे यह आत्महत्या जो है परार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में आती है। अगला है ऐतिहासिक और दार्शनिक समाजशास्त्र सामाजिक वास्तविकता को सांस्कृतिक स्तर है जिसमें वस्तुनिष्ठ संस्कृति कहा जाता है। तो यह किसे कहा जाता है? तो इन्होंने निर्धनता दो प्रकार की संस्कृति की बात की है। किसने? जॉर्ज सिमेल ने। एक त्रासदी की संस्कृति, दूसरा वस्तुनिष्ठ संस्कृति। तो इन्होंने जो धनी लोगों का संस्कृति होता है, संपन्न लोगों की संस्कृति होती है, तो उसको इन्होंने वस्तुनिष्ठ संस्कृति कहा है। और जो विपन्न या संसाधनों के अभाव वाले ग्रुप होता है उसकी जो संस्कृति होती है तो उसको इन्होंने त्रासदी की संस्कृति कहा है। अगला है गेसलशाफ्ट आधारित है। तो गेमिंगशाफ्ट और गेसलशाफ्ट दो चीज़ों की चर्चा टॉनिज ने की है। इन्होंने कहा गेसलशाफ्ट जो है वह स्वार्थ के तार्किक लक्ष्य पे होती है, अर्थात इन्होंने समिति या समाज को जो है गेसलशाफ्ट के रूप में परिभाषित किया है। और गेमिंगशाफ्ट जो है समुदाय होता है जो कि सामूहिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बना होता है। अगला है किस समाज में वैज्ञानिक ने जनजाति समस्या का कारण आधुनिक संचार और बाहरी लोगों के संपर्क को माना है? आधुनिक संचार और बाहरी लोगों के संपर्क के कारण जनजाति कई समस्याओं से जूझती है, ये किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट बेरियल एल्विन का है। इन्होंने राष्ट्रीय उद्यान की बात कही कि जनजातियों को अलग रखना चाहिए, उनकी कल्चर को सहेज को रखना चाहिए। तो राष्ट्रीय उपवन या उद्यान की इन्होंने चर्चा की है, नेशनल पार्क की। अगला है बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने हेतु कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम निर्माण किया गया है। इनमें से कौन सा अधिनियम सही नहीं है? तो कौन सा इसमें राइट नहीं है? विशेष विवाह अधिनियम 1954, कारखाना अधिनियम 1954 संशोधित, बाल श्रमिक निषेध अधिनियम 1986, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1979। तो इसमें देखने से लग रहा है कि जो विशेष विवाह अधिनियम है यह हमारा राइट आंसर है, यह बालकों के बाल श्रम से संबंधित नहीं है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 1। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विचलन के लिए उत्तरदायी नहीं है? दोषपूर्ण सामाजिकरण का अभाव, कमजोर दंड या विधान, कमजोर प्रवर्तन या मानदंडों की निश्चित सीमा। तो मानदंडों की जो निश्चित सीमा है यह सामाजिक विचलन के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी दोषपूर्ण सामाजिकरण, कमजोर मानदंड या विधान या कमजोर प्रवर्तन ये सब सामाजिक विचलन को बढ़ावा देते हैं। अगला है भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो है विभाजित किया गया है? तो यह 91 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला है सोशियोलॉजी एमबी बैलेंस। तो सोशियोलॉजिकल एमबी बैलेंस एंड अदर एसेस पुस्तक जो है किसकी है? तो सोशियोलॉजी एमबी बैलेंस अदर एसेस पुस्तक जो है रॉबर्ट के मर्टन की है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है?
तो संघर्ष की विशेषताओं में हमें निरंतर वैयक्तिकता देखने को मिलती है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, चेतन प्रक्रिया है, ये तीनों हैं। जबकि निरंतर संघर्ष जो है निरंतर नहीं चलता है। और प्रतिस्पर्धा निरंतर चलती रहती है, तो प्रतिस्पर्धा की विशेषता हमारी जो है निरंतरता देखने को मिलती है। अगला है बाल अपराध के कारण। किसके कारण? बाल अपराध के कारण मर्टन के निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक किसने माना है? किसे माना है? तो बाल अपराध को इसमें किसमें आना है? तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर होगा वह नियमहीनता होगा, एनोमी होगा। और डेविएंस कौन मानते हैं? तो दुर्खीम मानते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4। मर्टन ने नियमहीनता को बाल अपराध का सबसे बड़ा कारण माना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थियोडोर एमिल्स के विचारों का भाग नहीं है? क्या है? भाग नहीं है। जब वे लघु प्रकृति समूहों का अध्ययन कर तर्कों की व्याख्या करते हैं। किसकी? लघु प्रकृति के समूहों की चर्चा करते हैं। तो इसमें से कौन तर्कों की व्याख्या करते हैं? तो पहला यहाँ दिया गया सामाजिक, बृहत सामाजिक इकाइयों की, जैसे समुदायों की। तो बृहत सामाजिक इकाइयों जैसे समुदाय समाजों की अपेक्षाकृत अच्छी समझ होती है, सही है, की है इसकी चर्चा। मानव स्थितियों की अपेक्षाकृत अच्छी समझ, व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक की अपेक्षाकृत अच्छी समझ की बात करते हैं। बच्चों में शारीरिक डेवलपमेंट की जो है चर्चा इन्होंने नहीं किया है कि बच्चों की शारीरिक वृद्धि की अपेक्षाकृत अच्छी समझ जो है इनके लघु प्रकृति के समूहों के अध्ययन में शामिल नहीं है। अगला है पॉवर्टी पॉपुलेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है पुस्तक के लेखक? पॉवर्टी पॉपुलेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक है SR मेहता। अगला है निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन इमाइल दुर्खीम करते हैं। ट्रोबियान द्वीप का अध्ययन करते हैं मैलिनोवस्की। तो आज की हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।